लेकिन सर मुझे काफी ऐसे क्वेश्चंस थे जो मुझे पोस्ट करने थे और पूछने थे। हो सकता है इस वेबिनार के सहारे हम वो सारे क्वेश्चंस आपसे रेज कर पाए, इस अर्थ में ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो सारे अपने सवालों का उत्तर पा सके। सर जो ये क्राइम फ्री भारत है, इस शब्द से आप क्या तात्पर्य रखते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फ्रेज क्राइम फ्री भारत? व्हाट डज इट एक्चुअली सिग्निफाइज? देखिए, जब हम अपराध मुक्त भारत की बात करते हैं या हम क्राइम फ्री भारत की बात करते हैं, तो यहाँ हमारा तात्पर्य बिल्कुल भी नहीं है कि जीरो अपराध होगा। क्राइम फ्री भारत या अपराध मुक्त भारत की जब हम बात करते हैं तो हमारी सोच है कि अपराध जो है वो आप महसूस ना करें। इट मीन्स जब भी लोग समाज में साथ में रहते हैं, जैसे कि बर्तन जो है ना आपस में टकराते हैं तो आवाज होती है, ऐसे ही सोशियोलॉजी इस बात को कहती है कि यदि लोग साथ में रहेंगे तो उनमें टकराव होगा, और जो उसमें यदि अपराध के बीच में यदि वो बनता है तो वो अपराध उतना घटित होगा। तो इसकी हैसियत से हम इसको दो भागों में बांट रहे हैं। एक वो जो कि स्कीम के तहत अपराध किया जाता है, इसका मतलब ये है कि जहां पर सोची समझी रणनीति होती है और उस रणनीति के तहत अपराध किया जाता है, एक वो अपराध हुआ। और दूसरा अपराध हुआ जिसको रिएक्शनरी अपराध कहते हैं, जहां पे कि आपने कुछ सोचा नहीं है, आपने अपराध की कोई प्लानिंग नहीं की है और आपको गुस्सा आ गया है और आपने गुस्से में कुछ ऐसा कर दिया जो कि कानून के हिसाब से अपराध की श्रेणी में आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति जो है आपका ओवरटेक किया, आपकी जेब में जो है एक रिवॉल्वर है, आपने उसको निकाला और आपने उसको शूट कर दिया। इसको हम आम भाषा में रोड रेज कहते हैं, ठीक है ना। अजूम करिए दूसरी चीज कहते हैं कि आपने इसको इस ढंग से लें कि आपने यदि मुझसे गलत ढंग से पेश आए और मुझे गुस्सा आ गया और हमने आपको ऐसा कुछ किया जो कि अपराध की श्रेणी में आता है, तो ये रिएक्शनरी क्राइम है, ठीक है ना। तो जो रिएक्शनरी क्राइम है वो शुरू में नियंत्रण में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें बहुत कुछ जो है एक व्यक्ति की विश्वास जुड़ा रहता है, पुराना अनुभव जुड़ा रहता है। देखिए, मैं आपको इसको मॉब लिंचिंग में लेके जाते हैं। मॉब लिंचिंग क्यों होती है? क्योंकि जनता को जब लगता है कि हम पुलिस के पास जाएंगे, थाने में जाएंगे और थाने में मालूम नहीं हमारी सुनवाई होगी कि नहीं होगी, मालूम नहीं जो है अपराधी को पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा, और सजा होने की बात तो उसके ध्यान में आती भी नहीं है, तब वो जो है कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है। इसमें एक साइकोलॉजिकल रीजन भी बहुत भारी होता है कि साइकोलॉजिकल हम सब के अंदर कोई ना कोई तनाव भरा हुआ है और हम अपने आप को, हर कोई जो है अपने आप को कहीं ना कहीं शक्तिहीन पाते हैं। हमको लगता है कि हम अकेले क्या कर लेंगे। जब जो है इस तरीके की मॉब होती है और हमें एनोनिमिटी का कवर होता है, तो हम जो है ना उस एनोनिमिटी को कवर को देखते हुए कई बार हम ऐसी हरकत कर जाते हैं जो कि एक जघन्य अपराध में की श्रेणी में आता है, और वो हम इन मुख्य तौर पे इन दो कारणों से करते हैं। अब यदि हम इसको थोड़ा समेटने की कोशिश करें तो अपन ने अपराध को दो भागों में बांटा। एक वो जो कि सोची समझी रणनीति के तहत अपराध किया जाता है, इसमें चोरी, डकैती विद मर्डर, आपकी मनी लॉन्ड्रिंग, आपका जितने भी घपले हैं, व्हाइट कॉलर क्राइम, ये सब जो है इसमें आ जाएंगे। और एक दूसरा जो है जहाँ पे कि आपने भावावेश में रिएक्शन के बतौर कुछ ऐसा काम किया जो कानून की भाषा में अपराध बनता है, इसलिए अपराध हो गया। तो जो अपराध मुक्त भारत की परिकल्पना है, इसमें 5 चरण हमने रखे हैं। हम आम जनता को वो 5 सर्टेनिटीज दे रहे हैं और इसके लिए तमाम मॉड्यूल बन चुके हैं, अब उनके रिफाइनमेंट पे काम जारी है। तो जब हमने 2019 में इस प्रोजेक्ट को बीपीआरएनडी में सबमिट किया थ्रू एमएचए, तो
इसमें एक फॉर्मली जो है उन्होंने इसको एक नेशनल पुलिस मिशन के रूप में माना और हमने इसमें 5 सर्टेनिटीज के बारे में बात की। पहली सर्टेनिटी है सर्टेनिटी ऑफ रिपोर्टिंग एंड कॉग्निजेंस, मतलब कि यदि आपके साथ कोई अपराध घटित हुआ है तो आप अपनी रिपोर्ट लिखा पाए और आपकी रिपोर्ट से यदि संज्ञेय अपराध बनता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है, तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस पंजीयन हो और फिर आगे विवेचना हो और आगे सख्त कार्रवाई हो। तो सबसे पहले सवाल है कि पंजीयन की सर्टेनिटी। अब इस सर्टेनिटी के लिए मैंने ये देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बारे में जजमेंट दिया है। आप सब लोग जानते हैं, आप लोग कानून के क्षेत्र के ही हैं, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि यदि आपके मजनून से अपराध बनता है तो उसमें एफआईआर कायम होना चाहिए। थाना प्रभारी अपने सेटिस्फेक्शन या उसके कारण जो है उस अपराध को पंजीयन ना करे, ये संभव नहीं है। इसी जजमेंट में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि ये कुछ चीजें हैं जिसमें आप जांच कर सकते हैं, लेकिन ये जांच जो है विवेचना नहीं है। ये जांच इस बात की है कि क्या संज्ञेय अपराध बनता है, क्या कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है, और यदि कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है उसको वो पंजीयन करे। ये थाने प्रभारी के ऊपर जिम्मेवारी सौंपी गई है और उसको प्लेजर डॉक्ट्राइन से हम लेके दूसरे डॉक्ट्राइन पे हम उसको लेके गए हैं। लेकिन हमारे देखने में ये बात आती है कि ऐसा नहीं होता है। जनरली जो है इन सब निर्णयों के बावजूद भी हमारी रिपोर्ट तो नहीं लिखी जाती है, बल्कि हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे समय बीत रहा है थाने में रिपोर्ट लिखाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। ढेर सारे लोग मुझे और आप लोगों को भी कॉन्टेक्ट करते होंगे और वो एक मतलब दबाव डालने की कोशिश करते हैं कि सर कम से कम हमारी एफआईआर तो लिख ली जाए। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हो, चाहे पॉलिटिकल प्रोसेस का निर्णय हो, चाहे हमारी ब्यूरोक्रेटिक हायरार्की का निर्णय हो, लेकिन नेट रिजल्ट ये है कि आम जनता की थाने में एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। तो इसके प्रथम चरण में हम 5 चीजों को लेके आए हैं, जिसमें कि मॉड्यूल्स रेडी हैं, इनके डेमोन्स्ट्रेशन भी हो चुके हैं। अभी हमने कल ही जो है अपने फ्रेंड श्री विवेक गौरी को एक पत्र लिखा है और एक 3 व्यक्तियों की कमेटी हमने उसमें आयोजित करने की बात कही है, जिससे हम जो है सीसीटीएनएस में सिटीजन पोर्टल के माध्यम से उस एफआईआर को प्रवेश करा सकें। तो अब हम सीसीटीएनएस में घुस के कैसे जो है वो एफआईआर पहुंचाएं और थाना प्रभारी उसमें फिर अपने हस्ताक्षर करें, इस दरवाजे पे हम खड़े हुए हैं और हम 10-15 दिन में ये यात्रा भी तय कर लेंगे। तो इसके लिए हमने 5 चरण हैं और 5 ये दरवाजे भी हैं। पहला दरवाजा है कि आप थाने में एफआईआर दर्ज कराते हैं तो हमारे सभी थानों में सीसीटीवी लगा हुआ है। हम उसमें एक माइक्रोफोन और लगा के और हम अपने सॉफ्टवेयर से बैकएंड इंटेलिजेंस पर उसी थाने में एफआईआर क्रिएट कर सकते हैं और उसी थाने में थाना प्रभारी को जो है वो एफआईआर पुश हो जाएगी जहां पे वो सिग्नेचर कर सकता है। आज हम 3,500 करोड़ से ज्यादा सीसीटीएनएस में खर्च करने के बावजूद भी हमारी सीसीटीएनएस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। हम जो है टाइपराइटर जैसे उसमें रिपोर्ट लिखते हैं, उसका प्रिंट आउट निकालते हैं, फिर उसमें विक्टिम सिग्नेचर करता है, फिर उसमें थानेदार सिग्नेचर करता है, तब वो एफआईआर बनती है। लेकिन हम जिसकी बात कर रहे हैं, हमारी रिपोर्ट सीधे जो है ना सिस्टम से एफआईआर बनेगी। इसका मतलब सिस्टम के बाहर उसमें सिग्नेचर नहीं होंगे, उसमें सिग्नेचर सिस्टम के अंदर होंगे। इसमें 5 चीजें रखी गई है। पहली जो चीज रखी गई है कि थाने से, दूसरी चीज रखी गई है 100 नंबर के वाहन से, तीसरी चीज रखी गई है किसी भी वेब पोर्टल से, आप घर पे या आगे चल के हम इसको कियोस्क पे भी एक्सटेंड करेंगे तो आप किसी भी कियोस्क पे जाके अपनी एफआईआर करा सकते हैं। तीसरा जो है इसके लिए कम्युनिटी ऐप बनाया गया है, तो कम्युनिटी ऐप के माध्यम से भी आप अपनी एफआईआर सीधे कर सकते हैं। इसमें वर्चुअल प्रोसेसर का भी टेस्टिंग हो चुका है करीब 1 सप्ताह पहले
तो एक वर्चुअल थाने का कॉन्सेप्ट भी उसमें रखा गया है, जिसमें एनिमेटेड फिगर जो है आपसे बात करके थाने जो है FIR के जितने भी इशूज हैं, जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, वो उसको आपसे एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसको FIR में वो कन्वर्ट करेंगे। यदि मान लो एक लेडी जो है वो वर्चुअल थाने में रिपोर्ट करना चाहती है तो वो सिलेक्ट कर सकती है। यदि उसको लगता है कि उसे फीमेल ऑफिसर से बात करना है तो फीमेल करेक्टर को चुन सकती है। किसी को यदि मेल करेक्टर से बात करना है, हालांकि वो एनिमेटेड है, लेकिन वो जो है वो एनिमेटेड जो है वो हमारी पुलिस से बेहतर काम करेगा, क्योंकि अभी जो FIR लिखी जाती है, आप लोग उन FIR को कोर्ट में और मूड कोर्ट और यहाँ पे हैंडल भी करते होंगे। उस FIR में आप कई बार देखते हैं कि मजमून कुछ है और सेक्शन कुछ लगे हैं। हम इस क्वालिटी की FIR लिख रहे हैं, तो जो सेक्शन हमें लगाना होते लगा देते हैं, इस बात की बिना चिंता पाले कि FIR के मजमून में वो सब एट्रीब्यूट्स हम एक्सट्रैक्ट कर लें, जिससे कि वो सेक्शन लगाना उचित होगा कानूनी तौर पे। इस तरीके की गलतियां चैटबॉट और जो एनिमेटेड फिगर है वो नहीं करेगा। जो FIR होगी वो उसमें सभी डिटेल से जहां उसको कमी होगी वो आपसे पूछेगा और उसको आपकी FIR में ऐड करेगा, जिससे कि FIR पूरी तरह से कानूनी रूप से वैध FIR होगी। अब इसमें सिग्नेचर का सवाल आता है, तो विक्टिम के सिग्नेचर कहाँ से आएंगे? तो विक्टिम के 4 तरीके के सिग्नेचर का हमने प्रावधान किया, एक नहीं 4 तरीके का प्रावधान। एक तो उसी ऐप से रियल टाइम बेसिस पे आपका फोटो कैप्चर किया जाएगा, अपलोड नहीं किया जाएगा, फोटो कैप्चर किया जाएगा, जिससे उसमें कोई मैनिपुलेशन की वो नहीं रहेगी, और आपका ही फोटो मतलब विक्टिम का फोटो डेट, टाइम और लोकेशन स्टैम्प के साथ इनक्रिप्ट करते हुए उसे हैश वैल्यू से और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से उसको प्रोटेक्ट कर दिया जाएगा, तो उसको मैनिपुलेशन का कोई स्कोप नहीं रहेगा। इस सिग्नेचर को हमने कहा है फोटो सिग्नेचर। सेकंड सिग्नेचर जो है वो है ऑप्टिकल सिग्नेचर। तो जिस ऐप है उसी की स्क्रीन पे आप सिग्नेचर करेंगे और वो सिग्नेचर कैप्चर होके उसी तरीके से डेट, टाइम और लोकेशन स्टैम्प के साथ वो इनक्रिप्ट होके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से प्रोटेक्ट होके वो ऑप्टिकल सिग्नेचर हो जाएंगे। तीसरा जो है डिजिटल सिग्नेचर जिसको कहते हैं, तो आधार बेस्ड डिजिटल सिग्नेचर जो है ना उसमें होगा, तो OTP के माध्यम से वो वेरीफाई हो जाएगा और इट विल बिकम आधार बेस्ड डिजिटल सिग्नेचर। यहाँ मैं एक बात कभी भी दोहराना नहीं भूलता हूँ कि हम इस डिजिटल सिग्नेचर को कंपलसरी नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग अभी भी हैं जिनके पास हो सकता है कि आधार कार्ड नंबर ना हो या उनका आधार नंबर जो है वो मोबाइल से लिंक ना हो, तो वो लोग क्या अपनी FIR नहीं करेंगे। तो लिहाजा ये इसमें प्रावधान रहेगा, लेकिन ये मैंडेटरी प्रावधान नहीं रहेगा। और इस यही बात जो है वो विदेशियों के बारे में भी है कि जैसे जो विदेशी हैं उनके बेचारों के पास तो आधार नंबर होगा नहीं, तो उनको भी यदि वो इंडिया आते हैं और उनके साथ कोई अपराध घटित होता है और उसकी वो रिपोर्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी आधार नंबर एक कंपलसरी नहीं हो सकता है। और चौथा सिग्नेचर है वर्चुअल सिग्नेचर, ये नया कॉन्सेप्ट है। तो ये 4 तरीके के सिग्नेचर होके फिर FIR जो है इन सिग्नेचर के साथ सिटीजन पोर्टल के माध्यम से ये पहुंचेगी CCTNS में, थाना प्रभारी के डेस्कटॉप में। अब इसमें कुछ मित्रों ने हमसे ये बात कही कि साहब आप थाना प्रभारी का डिस्क्रिप्शन कैसे ले सकते हैं? हमने कहा हमारी ऐसी कोई नियत नहीं है, हम थाना प्रभारी का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं लेना चाहते हैं। यदि उसको लगता है कि मजमून में FIR के कंटेंट और संज्ञेय अपराध के कंटेंट के बावजूद भी उसके पास FIR ना लिखने की उचित वजह है, तो वो अपने कारण लिखे 1 2 3 4, और वो कारण जैसे ही वो लिख के अपने सिग्नेचर उन कारणों पे करता है, सिस्टम उसको जो है वहां से लिफ्ट करके सीधा जो है SP के पास ले जाएगा। आप लोग सभी कानून के विद्वान हैं, आप लोगों ने 154 पढ़ा है और 154(3) भी पढ़ा है। 154(3) में ये प्रावधान किया गया है कि यदि थाना प्रभारी FIR नहीं लिखता है तो आप उसे डाक के द्वारा या किसी अन्य तरीके से आप SP को अप्रोच कर सकते हैं, और SP को उसमें बहुत वाइड पावर दिए गए हैं कि वो
अपराध का जो है पंजीयन कर सकता है, वो खुद जांच कर सकता है, वो किसी को भी जांच दे सकता है। और इसमें बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो कभी एसपी के बतौर हमने उपयोग नहीं किया। उसमें वो कहता है कि यदि आप किसी भी व्यक्ति को वो जांच देते हैं, किसी भी व्यक्ति को वो इंक्वायरी देते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हिज रैंक, he will become or he will get all power of SHO for that offense। तो अज्यूम करिए कि वो एक हमने हवलदार को जांच दे दी, तो हवलदार इस अपराध के लिए SHO के सभी पावर एक्सरसाइज कर सकता है, उसे SHO के पास जाके हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके का जो है, तो वो एसपी को 154(3) में जो उसका लीगल ऑब्लिगेशन है उसकी पूरे करने के लिए उसके पास पहुंचेगा। अब यदि एसपी को लगता है कि मजदूर से एफआईआर बनती है, तो एक बटन दबा के वो उसको एफआईआर में कन्वर्ट कर सकता है। अब अपन मान लेते किसी भी कारण से यदि एसपी भी संतुष्ट नहीं है, तो हम एसपी के ऊपर भी कोई दबाव नहीं बनाना चाहते हैं। एसपी जो है अभी जैसा थानेदार ने अपने कारण लिखे हैं, ऐसे ही एसपी अपने कारण लिख दे, और जैसे ही वो कारण लिख के अपने सिग्नेचर से लॉक करेगा, ये पूरी इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है ले जाके फरियादी के पास लेके जाएगा और उससे कहेगा कि देखिए जो आपने हमसे बात कही है उससे ये अपराध बनता है। थाना प्रभारी का इसमें ये कहना है, एसपी साहब का इसमें ये कहना है। अब आप मुझे बताइए, क्या अभी भी आप पूरी तरह आपको भरोसा है कि जो आपने बात कही थी वो सत्य थी, उसमें कोई मिलावट नहीं थी? यदि आप कहते हैं हाँ, तो हाँ का बटन दबाइए। जैसे ही वो हाँ दबाएगा तो एक एफिडेविट उसके सामने आ जाएगा जिसपे वो डिजिटल सिग्नेचर करेगा, और यदि कोर्ट की कोई फीस बनती है तो वो कोर्ट फीस का पेमेंट भी वहीं कर पाएगा, और सिस्टम फिर इसको ले जाके मजिस्ट्रेट के पास लेके जाएगा अंडर सेक्शन 156(3) रेड विद सेक्शन 190 ऑफ द सीआरपीसी। आप लोग कानून से जुड़े हुए लोग हैं, आपको मालूम है कि मजिस्ट्रेट का ये दायित्व है कि यदि एफआईआर ना लिखी जाए तो 156(3) के तहत वो डायरेक्शन दे सकता है इसमें एफआईआर हो। इसमें एक चौथा और भी एक सुविधा है, अभी हमने सोचा नहीं है कि वो देना है कि नहीं देना है, अदरवाइज इसको हाई कोर्ट तक ले जाने का भी प्रावधान है। यदि आगे चल के अनुभव के आधार पर लगेगा तो हम इसको हाई कोर्ट में भी ले जाएंगे। इस बात से एक चीज आपको थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी कि सिस्टम आपकी एफआईआर हर हालत में यदि आप सही है तो दर्ज कराने में आपकी मदद करेगा, और जो एफआईआर होगी वो डिजिटली और लीगली एक्सेप्टेबल एफआईआर होगी। अभी आप बहुत सारी जगह सुनते रहते हैं जो यूपी कहती है कि साहब हमने भी जो है ना डिजिटल एफआईआर और आप ये कर सकते हैं। किसी ने भी कोई एफआईआर नहीं की है, क्योंकि जब तक एफआईआर हो ही नहीं सकती है जब तक कि उसमें थानेदार के जो है ना विक्टिम के सिग्नेचर ना हो, या थानेदार के सिग्नेचर ना हो, या एसपी के सिग्नेचर ना हो, जब तक इनमें से ये दो फॉर्मेलिटी कंप्लीट नहीं होगी तब तक वो लीगली एक्सेप्टेबल एफआईआर नहीं मानी जाएगी।